नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो आज हम जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण आपका जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली TGT कमीशन एंड JBT कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है JBT कमीशन और TGT कमीशन, उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सहयोगपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो प्रश्न है, किस प्रकार के जो प्रश्न हैं किस टॉपिक से बनते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एपोजी और पेरोजी क्या है। एपोजी और पेरोजी क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, दूसरा है उपग्रह यानी सैटेलाइट है, तीसरा है आपका एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। एपोजी और पेरोजी क्या है? एपोजी और पेरोजी क्या है? ये आपको सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा अगर आपने सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी किया है। जो भी अभी आपके जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेशली आपका TGT कमीशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि एपोजी और पेरोजी क्या है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एपोजी और पेरोजी क्या है। देखिए, जो चंद्रमा है दोस्तों, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। जो आपका मून है वो किसका सैटेलाइट है? आपका अर्थ का। ठीक है, तो मान अर्थ जो सैटेलाइट होता है यानी जो आपका उपग्रह होता है वो ग्रह के वो केंद्र मान के उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी किसका चक्कर लगाती है? हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य को केंद्र मान के चक्कर लगाती है, और हमारा जो आपका चंद्रमा है ये किसको केंद्र मान के चक्कर लगाता है? पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। तो आपने ध्यान रखना कि जब पृथ्वी और आपका जो है चंद्रमा की दूरी सबसे कम हो, ठीक है, जब पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा आ जाता है तब कहते हैं, तब उस घटना को कहते हैं एपोजी। यानी पृथ्वी और चंद्रमा की सबसे कम दूरी को एपोजी कहते हैं, और पृथ्वी और चंद्रमा की सबसे अधिक दूरी को पेरोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोजी कहते हैं। तो ध्यान रखना ये भी। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना, एक होती है उपसौर और अपसौर की घटना। उपसौर और अपसौर की जो घटना होती है दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं बता दूँ। कईयों बार आ जाता है कि उपसौर और अपसौर की घटना क्या होती है। जब पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो सबसे कम होती है तब उसे कहते हैं उपसौर, और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है तब उसे कहते हैं अपसौर। ठीक है, उपसौर जो होता है वो 3 आपका जो है जनवरी को होता है, और अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। एपोजी और पेरोजी क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी को एपोजी कहते हैं। एपोजी और पेरोजी कहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की बात करें दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच के आपके जो है आकाशीय पिंड है, ये भी सूर्य का परिक्रमण करते हैं लगातार। तो उन्हें आपका क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का जो कुल परसेंट जो हिस्सा है वो कितना है? 59%। कितना है दोस्तों? 59% जो भाग है वो हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख पाते हैं। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो G का मान है 1/6 रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो G का मान है वो आपका 1/6 रहता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर आपका जो है आपका जो 100 kg का है तो उसका जो है वहाँ पर जो भार हो जाएगा वो कितना आपका जो है लगभग उसका कुल वेट का 1/6 रह जाता है, यानी छठा हिस्सा रह जाता है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। अगर कोई 60 kg है तो 10 kg रह जाएगा। तो इस तरीके से तो G का मान कितना है? आपका 1/6। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और चंद्रमा जो है एकमात्र ऐसा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का जिसका घूर्णन और परिक्रमण काल जो है बिल्कुल समान है। तो ये भी बात आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें कि आंतरिक ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? अरुण, मंगल, बुध और शुक्र, यानी यूरेनस, आपका मार्स, मरकरी और आपका वीनस। ठीक है, आंतरिक मतलब इंटरप्लेनेट। इंटरप्लेनेट आपने ध्यान रखना, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 के 4 ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है, बाहरी ग्रह हैं। तो इनमें से बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह क्या है, आंतरिक यानी इंटरप्लेनेट। तो इनमें से शुक्र है, बुध है, मंगल है, तो ये तो हो गए इंटरप्लेनेट। परंतु अरुण जो है वो कैसा है, बाहरी ग्रहों का, आपका जो है बाहरी ग्रहों के श्रेणी में आता है, तो ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी आपका अरुण यानी यूरेनस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में क्या है। आकार की दृष्टि यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, या फिर उसका जो है क्षेत्रफल के आधार पर या देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रम के हिसाब से नहीं पूछा है दोस्तों, आकार के हिसाब से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति, फिर उसके बाद कौन सा है, शनि, फिर इसके बाद कौन सा है, अरुण, और उसके बाद कौन सा है, वरुण। ये फर्स्ट आपके जो है 4 सबसे बड़े ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5वां अगर पूछे तो पृथ्वी, फिर उसके बाद है आपका शुक्र, और उसके बाद है आपका मंगल, उसके बाद है शुक्र, और उसके बाद है आपका बुध। तो ध्यान रखना, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है कौन, पृथ्वी। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, पृथ्वी। तो ध्यान रखना ये भी। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है वो आपका शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है, शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है पृथ्वी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो 5 जो क्वेश्चन है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली, यानी भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित जो करने वाली जो है वो आपकी देशांतरी रेखा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या फिर आपका भारतीय मानक समय सीमा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, यानी जो इंडिया है, इंडिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है आपकी भारतीय मानक समय सीमा, जो कितने डिग्री पर है दोस्तों, 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। और ये कहाँ से ली गई है, इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी गांव से ये ली गई है। और ये आपका पूर्व और पश्चिमी भारत को अलग करती है। जबकि अगर आपके ये देशांतरी रेखा ध्यान रखना कौन सी है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, कौन सी, भारतीय मानक समय सीमा, इंडियन टाइम जोन। और इंडिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली अगर अक्षांशीय रेखा पूछी तो वो है आपकी कौन सी, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री की, जो भारत के 8 राज्यों के साथ लगती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर है, भारत के बीचों बीच गुजरती है, परंतु वो अक्षांशीय रेखाएं, वो इस तरीके की रेखाएं हैं, ठीक है। अक्षांशीय मतलब जो उत्तर से पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, और इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ये कैसी होती है, देशांतरीय रेखा। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की किस तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब है कि किस तिथि को आपका जो सूर्य है वो आपका भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी 90 डिग्री के कोण में रहता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लंबवत यानी भूमध्य रेखा है कहाँ पर। तो वो जो आपका जो ग्लोब है, आपने ध्यान रखना, जो ग्लोब है, ग्लोब को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री की, यानी भूमध्य रेखा। इसके ठीक उत्तर में कौन सी रेखा होती है दोस्तों, कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में कौन सी होती है, मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित होती है। इसने पूछा कि सूर्य जो है आपका जो है भूमध्य रेखा पर कब लंबवत चमकता है, यानी सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर कब होता है। और जब भी वो इस रेखा के ऊपर होता है तब यहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ये होता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तारीख को होता है, इसीलिए ऑप्शन में आ जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, एक तो 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी दिन जो है सूर्य की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो, आपका जो सूर्य है किस रेखा पर रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है। इसी कारण से यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। कईयों बार ये आपका ध्यान रखना कि कईयों बार जो है सूर्य आपका कर्क रेखा के ऊपर चला जाता है, कर्क रेखा की ऊपरी स्थिति में चला जाता है, तो उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, ठीक है। कौन सा, 21 जून। और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, ठीक है। और जब यहाँ पर आ जाता है सूर्य नीचे आपका जो है मकर रेखा की स्थिति में, तब यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा, जो ऊपर क्या है बड़ा है वो यहाँ छोटा हो जाएगा, और जो यहाँ छोटा है ऊपर वो नीचे बड़ा हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर क्या हो जाएगा, बड़ा।
और 21 जून क्या हो जाएगा यहाँ छोटा। जो उत्तर में बड़ा है, जैसे उत्तर में बड़ा कौन सा है 21 जून, तो दक्षिण में हो क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव में हो सबसे छोटा हो जाएगा। और जो उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा दिन होगा वो दक्षिण ध्रुव का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर बता देना है, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करनी है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये 0 डिग्री की रेखा है दोस्तों, ये होती है अक्षांश रेखाएं। ये होती है कैसी, अक्षांश रेखाएं, इस तरीके से, ठीक है। ये इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट अगर बात करें तो इस यहाँ पर होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का एरिया होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ टोटल आपको 90 लाइन दिखेंगी और यहाँ से ऊपर भी कितनी, 90, और एक आपकी ये बीच वाली। तो 90 90 180 हो जाएगी प्लस 181। परंतु यहाँ पर दो आपके क्या है पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ उत्तर और दक्षिण में। तो ये रेखा नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट्स होते खाली। इसीलिए 181 में से अगर हम 2 लेस कर दें तो कितनी बच जाएगी, 179। 179 क्या हो जाएगी आपकी अक्षांश जो है समांतरों की संख्या हो जाएगी। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। अगला कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कौन विभाजित करने वाली रेखा है। यानी नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर क्या है, उत्तर है, और यहाँ से नीचे क्या है, दक्षिण है। तो ये जो रेखा है बीच वाली, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। क्लियर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एंथ्रासाइट किस प्रकार की चट्टान है। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना, एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला है, और कोयला भी कैसा, प्राकृतिक कोयला है जो आपका चट्टान के माध्यम से माइन से निकाला जाता है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि भारत में कोयले के लिए कौन सी प्रसिद्ध खान है और कहाँ पर है। कोयले के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है और वो खान कहाँ पर है, ठीक है। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। बिटुमिनस होता है आपका, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ये चारों के चारों क्या होते हैं दोस्तों, कोयले के प्रकार होते हैं। परंतु ये भी एक प्रकार की चट्टान ही है, ठीक है, क्योंकि वो माइन से निकाला जाता है। तो आपने बताना है कि क्वेश्चन पूछा है कि एंथ्रासाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना, रूपांतरित कैसी है, रूपांतरित चट्टान है, जो आपका पेड़ पौधों के जीवा आपके जो रूपांतरण से बनती है। तो ध्यान रखना, रूपांतरित या कायांतरित मतलब एक ही होता है। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, पहला होता है आग्नेय, दूसरा होती है अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरित यानी कायांतरित, ठीक है। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती है दोस्तों। आग्नेय चट्टान जो है ज्वालामुखी के मैग्मे से जब ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के अंदर या बाहर जमकर ठोस हो जाता है तो वह आग्नेय चट्टान बनाती है। इसमें किसी प्रकार के कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर भी रहती है, और ये जो है इसमें किसी प्रकार की परत भी नहीं पाई जाती, और इसे प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और आग्नेय के निक्षेपण से ही क्या बनती है दोस्तों, अवसादी चट्टानें बनती हैं। और आग्नेय और अवसादी के निक्षेपण यानी टूटने से क्या बनती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और जो पातालीय चट्टान है, पातालीय चट्टान भी किसका एक प्रकार होता है, तो दोस्तों आग्नेय का ही एक टाइप है ये। तो अगर आपने चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में, तो मुझे लगता है कि आप जो है इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम, इसके टॉपिक के ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे आगे, ठीक है, अगली वीडियो में, कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी चट्टान किस चट्टान का पार्ट है और किस प्रकार की चट्टानें किस तरीके से जो है बनती है, ठीक है। उसके बनने के मुख्य आपके जो है सोर्स कौन कौन से है, तो ये आप इसके बारे में आगे डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉक्स का भी इंडियन ज्योग्राफी में। भूकंप हो गया या फिर आपका वोल्केनो हो गया, तो ये आपने ध्यान रखना, इनके यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि ज्वालामुखी की किस तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं। धरातलीय का मतलब होता है दोस्तों कि जो लगातार आपके जो है क्रस्ट की तरफ बढ़ती है, ठीक है, जो लगातार क्रस्ट की तरफ बढ़ती है। तो उसमें है, जैसे पहली है एल वेव्स, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी आपका एल वेव्स या फिर आपका एस या फिर पी,
पी, एस और एल, 3 प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों किसकी, भूकंप की। तो इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जिसे धरातली तरंगे कहते हैं? तो इनमें से वो तरंग है उसका नाम है एल वेव्स। कौन सा? एल वेव्स। ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाती है धरती के क्रस्ट के ऊपर। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो तरंग है कौन सी है? एल वेव्स। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है पी वेव्स की। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है किसकी होती है? पी वेव्स की। ठीक है। और औसत जो स्पीड होती है किसकी? एस की होती है दोस्तों। किसकी होती है? एस की। ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको जो है भूकंप के बारे में भी बता चुका हूँ। आप ज्योग्राफी के सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा करके अगर आपको भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में मैं आपको बिल्कुल वीडियो में बता चुका हूँ। दोनों के दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ये आपका जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको क्लिक करके आपका जो है यहाँ पर इन दोनों टॉपिक के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो भूकंप की कौन सी तरंग है जो तरल पदार्थों में प्रवेश नहीं करती? तो आपने ध्यान रखना कौन सी इनमें से एक ऐसी वेव्स है जो आपकी जो है लिक्विड क्षेत्र में नहीं जा सकती। तो आपने ध्यान रखना वो कौन सी है दोस्तों? सेकंड। कौन सी है? द्वितीय तरंगे। द्वितीय जो तरंगे हैं जो आपकी, जो ध्यान रखना दोनों एल वेव्स और पी वेव्स ये हर जगह में प्रवेश कर सकती है दोस्तों। चाहे इसके सामने कोई लिक्विड एरिया आ जाए, चाहे उसके सामने कोई द्रव आ जाए, चाहे ठोस आ जाए, चाहे गैसीय, तीनों अवस्थाओं में चल लेती है। परंतु सेकेंडरी जो है वो आपका द्रव में नहीं जा सकती या फिर आपका जो है तरल क्षेत्र में नहीं जा सकती। ठीक है। तो इसीलिए कई बारी हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मेंटल होता है दोस्तों, पृथ्वी ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल में आपका ज्वालामुखी एरिया, ज्वालामुखी का जो है प्रमुख आपका जो है इसका ज्वालामुखी स्रोत का प्रमुख जो है आपका भंडार इसको माना जाता है मेंटल को। तो यहाँ पर यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा मैग्मा या ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर होता है और भूकंप की तरंग जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी जो वेव्स है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये एरिया कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है मैक्सिमम। ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कह रहा है कि भारत में आने वाले भूकंप किस प्रकार की पेटी के अंतर्गत आते हैं? पेटी का मतलब होता है बेल्ट। ठीक है। क्योंकि इंडिया ही में नहीं बल्कि दुनिया में 4 प्रकार के भूकंप आते हैं दोस्तों। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, 5 प्रकार के। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। सबसे खतरनाक जोन होता है दोस्तों 5वां। तो यहाँ पर दुनिया में अगर हम बात करें, वर्ल्ड में अगर बात करें तो कईयों प्रकार की पेटियाँ हैं दोस्तों। जैसे प्रशांत महासागरीय पेटियाँ हैं। तो प्रशांत महासागर के साथ एक तरफ से अगर हम देखें तो आपकी जो है एशियन प्लेट है, दूसरी आपकी जो है आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक तरफ से आपका उत्तरी अमेरिकन प्लेट है और आपका दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। तो इन प्लेटों के लगातार टकराने से क्या है आपका प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। अटलांटिक महासागर की अगर बात करें, अटलांटिक महासागर में आपकी कौन कौन सी प्लेटें रहती है? तो एक तरफ से आपकी यूरोपियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और दूसरी तरफ से आपका जो है उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। इस कारण से यहाँ पर भूकंप आते हैं अटलांटिक महासागर में। मध्य पेटी की अगर बात करें तो मध्य पेटी के माध्यम से ही भारत में आने वाले भूकंप जो है मध्य पेटी के अंतर्गत आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्योंकि जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के साथ जहाँ पर उसका जोड़ है वहाँ पर लगातार प्लेटों के टकराने से भूकंप आने की संभावना रहती है। तो और इसी के अलावा यूरोप, एशिया और आपका जो है प्लस आपका अफ्रीका, यूरोप और इंडियन और यूरेशियन प्लेट, इनके लगातार टकराने से क्या है, इनके लगातार आपस में आपके जो है टकराने से क्या है भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। और इसी कारण भारत में आने वाले भूकंप भी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें से आपका सही कथनों पर आपने विचार करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, जब सक्रिय ज्वालामुखी से लावा ज्वालामुखी के छिद्र के चारों तरफ जमा हो जाता है तो इसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों कि जब जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है बाहर, तो जब वो वहाँ उसके जो आपका जो चारों तरफ जो है, उसके जो आपके छिद्र के चारों तरफ जो है फैल जाता है, तो उससे बनने वाला जो एरिया है जो कुछ इस शेप में बनता है उसे शंकु कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सक्रिय ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है, ठीक है, जिसे ज्वालामुखी मुख के हाथ कहते हैं। ज्वालामुखी मुख भी कह सकते हैं या क्रेटर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों तो ये भी बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है। तो ज्वालामुखी का छिद्र, वो छिद्र जब वो बड़ा हो जाता है, जब इसमें से लावा और मैग्मा निकलना लगातार शुरू हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं या ज्वालामुखी मुख कहते हैं। तो दोनों ही आपके क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें
कि माउंट फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमने तमाम जो टॉपिक है ज्वालामुखी के वो आपका जो है ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने डिस्कस इसके बारे में बड़े डिटेल से किया है कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी में फिर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त होता है, शांत होता है और सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होता है, प्रसुप्त होता है, शांत या फिर इसको निष्क्रिय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि माउंट फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें आज तक किसी प्रकार का कोई उद्गार नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में कभी भी हो सकता है। ठीक है, और आपका सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसके मुख से लगातार मैग्मा, लावा, धुआं, जलवाष्प और आपकी जो काफ़ी ज़्यादा गर्म गैसें लगातार उत्सर्जित होती रहती हो, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें से अब लावा, मैग्मा निकलना बंद हो गया हो, जिसका मुख अवसाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जल आदि से ढक गया हो, तो उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि माउंट चिम्बोराजो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका इक्वाडोर में। कहाँ पर है? माउंट चिम्बोराजो इक्वाडोर के अंदर स्थित है। दक्षिण आपका जो अमेरिका है वहाँ पर जो वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, तो ये यहाँ पर आपका जो है ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, माउंट चिम्बोराजो। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, यानी एंडीज जो पर्वत माउंटेन रेंज है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। कैसा है? एक्टिव वोल्केनो है। जबकि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है किलायू। वो कौन सा है? किलायू। तो ये भी आपने ध्यान रखना, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया का कौन सा? किलायू। ये अमेरिका में है। और आपका ओजस डेल सलाडो आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिली और अर्जेंटीना जो आपका एंडीज यानी दक्षिण अमेरिका के देश है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि सही आपने मिलान करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके जो है इसमें कूट दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक तरफ से झीलें हैं और एक तरफ से देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले ग्रेट स्लेव झील है, बेकाल झील है, आयर झील है, टिटिकाका झील है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ग्रेट जो स्लेव झील है ये कहाँ पर है दोस्तों? ग्रेट स्लेव जो झील है ये कहाँ है? आपका कनाडा में। तो ए का क्या है? 2। तो ए के नीचे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए ये। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा साधारण से होते हैं। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा भी जाते हैं कि भाई ये किस प्रकार के प्रश्न आ गए। तो आज की डेट में तो इसी प्रकार के लेवल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम के अंदर जो है हिमाचल के अंदर जो जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं हायर लेवल के, इसी तरीके के जो एग्ज़ाम है इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो जितना प्रैक्टिस आप यहाँ पर करोगे उतना ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम के अंदर इनको हल करना। तो देखेंगे तो 2 प्रश्न तो आपको पहले ही कट हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक झील पता है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में। तो कनाडा यानी ए का 2, तो ए के नीचे 2 तो केवल 2 ही ऑप्शन में है, एक तो यहाँ है और दूसरा आपका यहाँ है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तो 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, दूसरी बेकाल जो झील है वो कहाँ पर है? रूस के साइबेरियाई भाग में। रूस का जो साइबेरियाई हिस्सा है, ठीक है, यानी एशिया का जो, देखिए दोस्तों जो रूस है वो एशिया के अंदर जो रूस का जो भाग है उसे रूस नहीं कहते, उसे साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, रूस कहाँ कहते हैं? यूरोप में, इसीलिए उसे रूस को यूरोप का ही देश माना जाता है, एशिया का नहीं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो आपका बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये कहाँ पर है? साइबेरिया। तो बी का क्या है? 3। तो बी के नीचे 3 कहाँ है? देखो यहाँ पर भी है, इस ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, तीसरा अगर हम आयर झील की बात करें तो आयर जो झील है ये कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सी का हो गया 4, आपका जो है 4। तो सी के नीचे 4 कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपकी जो टिटिकाका झील है वो कहाँ पर है? बोलीविया में है। कहाँ पर है? बोलीविया। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। टिटिकाका झील जो है बोलीविया के अंदर है, और ये जो झील है आपकी दुनिया की सबसे ऊंची जो नौकागम्य झील है वो है टिटिकाका झील। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो झीलें पूछी गई थी, कौन सी झील कहाँ पर है? ग्रेट स्लेव झील कनाडा, बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, साइबेरिया रूस के अंदर है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है, टिटिकाका झील बोलीविया में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है उसमें क्या बोला गया है कि खिल और कुरवा क्या है? खिल और कुरवा क्या है? भूमि का प्रकार है, कृषि का प्रकार है, बागवानी का है, या फिर आपका जो है
किसी भी प्रकार का नहीं है, या फिर क्या है ये खिल और कुरवा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूँ, एक था खिल्य शब्द, ठीक है, खिल्य। तो जो खिल्य शब्द है ये मौर्य काल के अंदर उपजाऊ भूमि को कहा गया है। वैदिक काल में खिल्य जो है वो आपकी उपजाऊ जमीन को कहा गया है, परंतु खिल्य यहाँ पूछा है खिल और कुरवा। तो ये खिल और कुरवा ये झूम की खेती है दोस्तों, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में झूम की खेती को खिल कहते हैं, और झारखंड क्षेत्र में जो है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया में जो है झूम की खेती को फार्मिंग को क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है, कृषि के प्रकार है। कृषि के कईयों प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसे आपका जो है झूम की खेती हो गई, या फिर आपका जो है रोटेशनल फार्मिंग हो गई, या फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, या फिर प्राचीन खेती हो गई, आधुनिक खेती हो गई। तो कईयों प्रकार की खेतियां दोस्तों, कईयों प्रकार की खेती के प्रकार, कृषि के प्रकार भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कृषि का एक प्रकार है। अगला पूछा है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है 1964 में लगाया गया था, ठीक है। जबकि 1907 में आपका जो है टिस्को, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री स्टील कॉरपोरेशन, भारत का सबसे बड़ा पैमाने पर उद्योग यानी टिस्को यानी टाटा इंडस्ट्री स्टील जमशेदपुर जिसको बोलते हैं, जमशेदपुर स्टील प्लांट ये लगाया गया था 1907 में। और बोकारो संयंत्र कब लगाया गया था, 1964 में। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल का जेके नगर में प्रथम कारखाना खोला गया था। तो पश्चिम बंगाल के जेके नगर में पहला कारखाना किस चीज़ का खोला गया था, सूती वस्त्र का, लोह अयस्क का, एल्यूमिनियम का, या जूट का। तो दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। जूट जिसे कि गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा जिसे कहा जाता है। तो जूट के पहला जो कारखाना है वो कब खोला गया, कहाँ पर खोला गया था, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में खोला गया था। तो ये बात आपने ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 की पंचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया है पंचमढ़ी, वो किस एक श्रृंखला में स्थित है। तो पहली बात तो ये पंचमढ़ी है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज कितने हैं भारत में, टोटल 18 है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18 है। इन 18 में से पंचमढ़ी भी एक है। तो ये पंचमढ़ी जो है किस रेंज में पड़ती है, सतपुड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। सतपुड़ा जो श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। और आपकी अरावली है, ये आपकी जो है राजस्थान गुजरात में आपकी फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। मैकाल ये भी आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी की अगर बात करें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली है नीलगिरी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी जो है डोडा बेटा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली है ये। अगला क्वेश्चन आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन का, वो है कि सुंदरी और नारियल के जो वृक्ष है किस प्रकार की वनस्पति के प्रकार है। तो दोस्तों भारत में जो है लगभग 6 से 8 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपकी उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति है, उष्णार्द्र कटिबंधीय वनस्पति है, या फिर आपका जो है उष्णार्द्र पतझड़ जो आपकी वनस्पति है, ठीक है, या फिर आपका सदाबहार वनस्पति है, या फिर आपका मरुस्थलीय वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति है, और आपकी ज्वारीय वनस्पति है। तो इस प्रकार की वनस्पति जो है भारत में पाई जाती है, जिसमें अलग अलग वृक्ष जो है आपको देखने को मिलेंगे, उनकी प्रजातियां प्लस आपके वृक्ष। तो यहाँ पर पूछा है सुंदरी और नारियल। तो सुंदरी के वृक्ष सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं, जबकि नारियल के वृक्ष सबसे ज़्यादा आपके जो है केरल और तमिलनाडु के अंदर होते हैं। तो ये किस प्रकार की वनस्पति का भाग है, तो आपने ध्यान रखना ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति मतलब जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र में लगाई जाती है, जो मिट्टी को कटाव होने से रोकती है, मिट्टी के अपरदन को रोकती है। इसमें जैसे नारियल हो गया, सुंदरी हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, तो ये सारी की सारी ज्वारीय वनस्पति होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं लगी है तो भी आपकी बताइएगा। अगले सेक्शन में हम जो है टीजीटी कमीशन के लिए स्पेशली जो है प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
इसी के साथ लगातार हम जो है इसी प्रकार से जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।